बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की ओर। तो जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ रहा है, ये मंच अपने एक एक पड़ाव को पार कर रहा है, वैसे वैसे चर्चाएं उतनी ही गंभीर हो रही हैं, तीखे सवाल जवाब हो रहे हैं और बेबाकी से उनके जवाब भी आपके प्रतिनिधि देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मैं अगले सेशन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनुराग ढांढा जी को, आम आदमी पार्टी लीडर, नेशनल मीडिया इंचार्ज। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा। तो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे। अनुराग ढांढा जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पे। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे रवि जांगड़ा। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया पूर्वा। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं और उनसे तेज तर्रार सवाल ही पूछेंगे। पहला सवाल आपसे लूंगा मैं, अनुराग जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी वहीं खड़ी है जहां पर हरियाणा का आम आदमी खड़ा है। आज के दिन संघर्ष के दौर में खड़े हैं और लोगों को ये समझाने के लिए ग्राउंड पर खड़े हैं कि आपको लगातार गुमराह किया जा रहा है, आपको लगातार पिछले 10-11 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ रहा है कि पक्ष और विपक्ष हरियाणा के अंदर कुछ नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हरियाणा में जो विपक्ष के नाम पर कांग्रेस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आ जाएगा, तो जैसे दिल्ली में लोगों ने साथ दिया था, फिर उसके बाद पंजाब में साथ दिया था, उसी तरह से हरियाणा में भी साथ देगी। और आप अभी भी देखेंगे कि हरियाणा के जितने महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे हैं उन पर आपको आम आदमी पार्टी के ही नेता बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष साइलेंट है। पूरी कांग्रेस को जितना मैंडेट मिला हुआ है विधानसभा के अंदर, एक बहुत स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए था, हर मुद्दे के ऊपर उनकी आवाज आनी चाहिए थी। लेकिन आज के दिन जो किसानों का हाल है हरियाणा के अंदर, जो युवाओं का हाल है, जो खिलाड़ियों का हाल है, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल है, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था है, उसको लेके आपको कांग्रेस कहीं बोलती हुई नजर नहीं आएगी। वहां पर एक वैक्यूम बनता है जिसको भरने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के पास है और उसको हम बखूबी निभाएंगे। लेकिन बावजूद इसके तीसरी मर्तबा हरियाणा में सरकार बनाई है बीजेपी ने। मैं तो कह ही रहा हूं कि हम तो समझाई लोगों को ये रहे हैं कि किस तरह से आपको एक सरकार बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मिली हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी मिली हुई नहीं होती तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती थी प्रदेश के अंदर। कोई कारण नहीं था, लोग नहीं बनाना चाहते इनकी सरकार। ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठा रखी है कि हम बनवाएंगे बीजेपी की सरकार। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहा है आम आदमी पार्टी। देखिए, जब लोकसभा में इंडिया गठबंधन था तो उस समय हरियाणा का रिजल्ट किस तरीके का था, आप खुद देखिए कि इनके सबसे बड़े नेता मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं कि इंटरनेशनल नेता हैं, पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। और हरियाणा के अंदर भी मैंडेट आधा आधा डिवाइड हो गया था जब इंडिया गठबंधन था। जब विधानसभा का चुनाव आया तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इस बात के लिए राजी किया कि गठबंधन नहीं करना है, और कहीं गठबंधन अंतिम मिनट में भी हो ना जाए, इसलिए यह तय किया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक जेल से बाहर नहीं आने देना है। उससे अगले दिन वो जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन तब तक उनको किसी तरह से वहां रोक के रखा गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस की ये जुगलबंदी है जिसके नतीजे, जिसके परिणाम हरियाणा के लोग भुगत रहे हैं। तो दिल्ली में जो सरकार बनी है वो भी बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी की वजह से, क्योंकि फ्री में खूब बिजली दी। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर जिस तरीके से वोट काटने का खेल चला, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया हमने। आज इस बात से पूरे देश में एक भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, उनके निर्देशों के ऊपर काम करता है। जैसा वो चाहते हैं वैसे वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जाती है और पूरे देश में इस बात को लेकर हल्ला है। दिल्ली के अंदर हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को प्रेस के सामने, मीडिया के सामने लाया जिनको इन्होंने मृत दिखा करके वोट काट दिए और वो सामने बैठे थे। तो इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है?
दिल्ली के अंदर सांसदों के फ्लैट्स के अंदर, उनके घरों के अंदर कैसे 40-40, 45-45 वोट बने, वो हमने सारा कुछ दिखाया। और उस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के कांग्रेस के साथ मेलजोल करके क्या हासिल किया? हमसे 1% वोट ज्यादा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी जो भी आप कह लीजिए, उसके बावजूद 1% वोट हमसे ज्यादा ले पाए दिल्ली के अंदर। और आज दिल्ली में आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, 1 साल हुआ है इनकी सरकार को, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, दिल्ली में कहीं जाके आप पूछ लीजिए, केजरीवाल को दिल्ली के अंदर इतना मिस किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा हमारा केजरीवाल था, हमारी सुनता था, हमारे काम करता था। दिल्ली में हम अगली बार जब आएंगे तो देख लीजिएगा, विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीट भी नहीं बचेंगी, 3 सीट भी नहीं बचेंगी, 70 की 70 सीटें अगली बार केजरीवाल को मिलने वाली हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी जी की तरह आप भी मानते हैं कि वोट चोरी होते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने तो इस पूरे के पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि उनको मैंडेट दिया जाता है कि किसी मुद्दे को आप उठाइए, इस तरीके से उठाइए कि शाम तक उसकी हवा निकल जाए। मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि भाई वोट चोरी हुए थे, वोट चोरी हुए थे। अगर वो चाहते तो 5000 लोग आज खड़े कर सकते हैं रैली में जिनके वोट कट गए और जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा के एक वोट बन गया, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा के एक वोट बन गया। शाम तक मीडिया वहां पे पहुंचा तो ये वेरीफाई हुआ कि वो फोटो बदल गई थी, लेकिन वो महिला हैं वहां पे, वो फोटो गलत लग गई थी। आपको नहीं तो लगता इसका हरियाणा मतलब जी? तो इसका मतलब कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि शाम होते होते उसकी हवा निकल गई। चाहते तो वो इस मुद्दे को और मजबूती से भी उठा सकते थे, सच्चाई भी सामने रख सकते थे। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी को ये क्लियर कट मैंडेट है कि जब भी बीजेपी कहीं घिरती हुई, कहीं फंसती हुई नजर आए तो उसको बचा के कैसे निकालना है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस के पास आज के दिन में। अभी केंद्र का बजट आया था, हालांकि ये कहा गया कि सुधारवादी बजट है, लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एकदम राहत नहीं देगा, लेकिन आगे सुधारवादी जो है कई सारे कदम उठाए जाएंगे। मतलब कितना लॉन्ग टर्म? आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ राहत मिल जाएगी कि अपने मरने के बाद कुछ होगा? कितना लॉन्ग टर्म? जैसे एजुकेशन बजट, ये इन्होंने पुलिंदा बनाया अपना, जिसमें इन्होंने कहा कि आइडियल एजुकेशन बजट 6% होना चाहिए, इन्हीं का अपना, इन्हीं की सरकार में आया हुआ। और एजुकेशन बजट कितना आया सेंटर का जब जो ये बजट पेश किया गया? 2.6%। मतलब हम अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऐसे बजट से तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज जो ट्रेड डील का जिस तरीके का मजमा सामने आया है, जो दोनों तरफ से साइन किया गया और फिर उसके जो पॉइंटर्स आए हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, आपने देखा है वो क्या किया है? देश के किसान को अमेरिकन मंडी में बेच दिया सरकार ने। आप मुझे ये बताइए, अपने यहाँ कोयला कितना होता है, फिर भी ये कोल बाहर से लेंगे। पेट्रोलियम हमें सस्ता मिलता है रशिया से, लेकिन फिर भी वहां से बंद करके अपने लॉन्ग टर्म एलाई को छोड़ के ये अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। किसानों के उत्पाद के मामले में, किसानों के मार्केट के मामले में देश की हर सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, उन्होंने आज तक प्रोटेक्ट किया था देश के किसान को। आज इन्होंने हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को इन्होंने ये कह दीजिए शिकारी चंगुल में फेंक दिया, उनके लिए मार्केट ओपन कर दिया। जब अमेरिका का और दूसरे देशों का यहाँ सस्ता उत्पाद आएगा, जो कॉटन आता है अमेरिका का, वो यहाँ से बहुत सस्ता आता है, तो फिर अपना किसान कहाँ जाएगा? उसका सामान कहाँ बिकेगा? अगर अमेरिका के फ्रूट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ का मार्केट खुल गया, तो फिर अपना ये किसान जो यहाँ किन्नू लगाता है वो कहाँ जाएगा? वो किसान कहाँ जाएगा? तो सीधे तौर पर किसानों को बर्बाद करने वाला बजट है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए कुछ उसमें रखा ही नहीं है। आयुष्मान योजना का इन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा, लेकिन आयुष्मान योजना में उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही कहीं नहीं। जहां मुर्दा लोगों के ऊपर भी बिल बना के पैसा खा लिया जाए, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये जो बजट पेश किया गया, ये फिर आंखों पे पट्टी की 2050 में देखना इसके इफेक्ट नजर आएंगे। अरे जिसका इफेक्ट अभी नहीं नजर आ रहा है तो 2050 में कैसे नजर आएगा? 2047 तक विकसित भारत की बात तो कही जा रही है। पंजाब में आपकी सरकार है, रिपीट करेंगे? 100% पंजाब के अंदर रिपीट करेंगे, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि पंजाब में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 90% लोगों के बिजली के बिल पंजाब में 0 आते हैं आज के दिन। किसानों को ऐसी समय पे लाइट मिली है, दिन के समय पे, जब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये कि रात रात को उठ के किसान पानी लगाता था। दिन में कभी लाइट देखी नहीं थी। पंजाब में किसानों को दिन में बिजली मिलती है। पंजाब के गांव में 13,000 गांव में 13,000 स्टेडियम बन रहे हैं, 3,000 मॉडर्न स्टेडियम बन रहे हैं जहां पे युवा खेल सकते हैं। नशे की लत से पंजाब को बाहर निकालने के लिए
जो अभियान पंजाब सरकार ने चलाया वो अभूतपूर्व है, वैसा कभी हुआ नहीं है पहले। और अब जो मान साहब ने जो फाइनल स्ट्राइक की है, जो सेहत कार्ड लेके आए हैं, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पंजाब की सरकार ने अपने हर नागरिक को दिया है। उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये किसान है, ये महिला, सबको 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आपके घर में कोई बीमार हो तो आपको पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए। जेब देखने का काम सरकार का है, आप सिर्फ दिल देखिए, आप सिर्फ इलाज कराइए और फ्री में इलाज होगा। उसके कंपैरिजन में अगर आप हरियाणा में देख लें तो हरियाणा में आयुष्मान योजना भी बंद हो गई, सारे हॉस्पिटल्स ने इलाज करने से मना कर दिया, 600 करोड़ रुपए इनका उधार पड़ा था। और हरियाणा के अस्पतालों में 50% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं आज के दिन में, वो वहां पे। हरियाणा के किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी के दावे अभी कुछ देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे। पंजाब में तो ऐसा नहीं है, पंजाब के किसान तो कहीं ना कहीं हम वीडियोस कुछ देख रहे थे, त्राई त्राई कर रहे हैं इस मामले को लेकर। अच्छा देखिए, वैसे तो पंजाब में हर चीज का रेट जो है, किसानों के किसी भी फसल का रेट, आप जिसका नाम ले मैं बता देता हूँ, किसी भी फसल का रेट हरियाणा से ज्यादा मिलता है। गन्ने का रेट पंजाब में हरियाणा से ज्यादा मिलता है। जो किसानों की फसल खराब हो जाए तो पंजाब के अंदर मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। हरियाणा के अंदर कितना मिलता है, हरियाणा के नेताओं से पूछ लीजिएगा कि उतना मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो हर पैमाने पर पंजाब के किसानों को बेहतर सुविधाएं हरियाणा से मिल रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, सूबे के मुख्यमंत्री को तो, नायब सिंह जी को तो यही नहीं पता कि एकड़ और हेक्टेयर में क्या फर्क होता है। एकड़ और हेक्टेयर का फर्क जिसको नहीं पता, वो मुख्यमंत्री किसानों के लिए क्या काम करेगा, इसका अंदाजा आप लगाओ। यहां मतलब मैं कल भी सुन रहा था, उनका कहीं पे बोल रहे थे, बोले कि पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा हमने दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाके कहते हैं कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ दे दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दे दिया। तो जब नायब सिंह जी को जब हेक्टेयर और एकड़ का फर्क नहीं पता, तो फिर उससे आगे जब उसमें चले जाएंगे कि बीघा क्या होता है, मरला क्या होता है, जब उनको इसका पता ही नहीं तो किसानों के लिए करेंगे क्या? आखिरी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ दिन पहले अभी मुलाकात हुई थी दो मुख्यमंत्रियों की एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। लगातार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो वो भी इंटरवीन करता आया है। पंजाब ने तो नहर ही पाट दी, जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तब पानी की बात तब भी नहीं उठाई। भिवानी से ताल्लुकात रखते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने कभी जो है हरियाणा के लिए पानी की बात तो नहीं की थी। अभी क्या पानी दिलवाओगे हरियाणा को? मुझे लगता है कि आप ऑन रिकॉर्ड गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा में गए तब भी उन्होंने ये बात कही, पंजाब में भी हम ये बात कहते हैं और नेशनली भी हमने एक ही बात कही है। आप मुझे ये बताओ, हरियाणा और पंजाब दो भाइयों की तरह हैं, और दो भाइयों की अगर लड़ाई हो जाए तो उसको सुलझाता कौन है? उसको पिता सुलझाता है। पिता के बैठे बिना दो भाइयों की लड़ाई सुलझ जाएगी क्या? एक मीटिंग ऐसी बता दो जो पानी को लेकर के हुई और जिसमें मोदी जी मौजूद रहे हों, हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि किसी मीटिंग में तो आओ। इसका मतलब आपको ना हरियाणा महत्वपूर्ण लगता ना पंजाब महत्वपूर्ण लगता। मोदी जी ने हरियाणा के अंदर रैली करके यह कहा था कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोक के हम पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, सबको पानी देंगे। अब मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान तो पानी जा सकता है लेकिन हरियाणा को पानी नहीं मिल सकता। उसके लिए प्रयास कौन करेगा? पंजाब नहीं करेगा कुछ? पंजाब में बाढ़ का मंजर देखा था हमने। अच्छा, मतलब बॉर्डर पे भी पानी रोकना या देना ये पंजाब की जिम्मेदारी है कि मोदी जी की जिम्मेदारी? तय कर लो, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। केंद्र तय करेगा, लेकिन सकारात्मक पहल तो करे। पंजाब ने तो नहरी पाट दी। मतलब क्या कर दें हम? पंजाब ने तो हम नहरी पाट दी। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी पे पंजाब सरकार उस पे बांध बना दे? अनुराग जी, पंजाब ने तो नहर ही पाट दी, उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, नहर बिना पानी का आप क्या करोगे? नहर का आप मुझे आज मुझे कहीं से भी पानी दिलवा दो, आप पाकिस्तान से आज ये तय करवा दो मोदी जी से कि भाई पाकिस्तान की नदी का पानी हमने रोक दिया और वो पानी हम पंजाब को भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी हरियाणा को भी और पानी मिल जाएगा, राजस्थान को भी मिल जाएगा। आज आप तय करवा दो। अगर वो 6 महीने के अंदर पानी ना पहुंच जाए हरियाणा तक तो आप बताइएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, सूखी नहर, मान लो उसके अंदर पानी नहीं है, सूखी नहर कितने दिन तक बिना दरारों के रहेगी? कितने दिन तक उसमें झाड़ उगे बिना रहेंगे? कितने दिन तक उसमें पेड़ नहीं उग जाएंगे? और कितने दिन में वो बर्बाद नहीं हो जाएगी? आप मुझे बता दो। तो आप ये कह रहे हो कि हम नहर बनाएं लेकिन पानी नहीं मांगे। पानी मोदी जी देंगे नहीं। मोदी जी को पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब और हरियाणा के किसानों की प्यास बुझाने में समस्या क्या है? ये समस्या बता दो। पाकिस्तान से ऐसा क्या प्यार है मोदी जी? हरियाणा के लिए क्या विजन है? आखिरी प्रश्न। देखिए, हरियाणा के लिए विजन बहुत स्पष्ट है। मैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के दिन जिसमें हरियाणा के लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरह से। जैसे कि 37,000 खिलाड़ी जो हैं आज के दिन में खेल नर्सरियों में
प्रैक्टिस करते हैं और उनकी डाइट का पैसा सरकार देती है। पिछला 1 साल हो गया, पूरा 1 साल 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा नहीं दिया हरियाणा की सरकार ने। 60 करोड़ से ज्यादा अमाउंट उनको दिया नहीं। आप मुझे ये बताओ, कुछ दिन पहले हम खबर सुन रहे थे कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं वो पोल गिरने से मर गए, जर्जर हालत में पोल थे। पहले ग्राउंड में खिलाड़ी मर रहे हैं जर्जर हालत में पोल से, अब आप उनको भूखा मार रहे हो, खाने के पैसे तक नहीं दे रहे हो। तो ऐसे फिर आप उनसे उम्मीद करोगे वो ओलंपिक में मेडल ले आएंगे आपके लिए? हरियाणा का युवा इस वक्त नौकरियों के लिए जूझ रहा है और क्या मिल रहा है उनको बदले में? अभी 1711 पोस्ट एचपीएससी की, अभी उनका रिजल्ट आया, 39 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट किया है, सिर्फ 39। 1700 पोस्ट में से 39। बाकियों को कहां लेके जाओगे नायब सिंह जी? बाकियों को किसी और लोक में लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे? दुनिया के किस कोने में ले जाओगे? अभी पीछे 650 सीटों के ऊपर रिजल्ट आया, सिर्फ 150 लोगों को सेलेक्ट किया। 6-6, 7-7 साल में नौकरी निकालते हैं, उसमें अपने लोगों को सेलेक्ट नहीं करते हैं। एचपीएससी का चेयरपर्सन हरियाणा के बाहर का व्यक्ति बना रखा है, जो हरियाणा के युवा को किसी भी हालत में नौकरी देना ही नहीं चाहता। इस बात का ऐसी जवाब स्थिति दिया में था, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भारत तो एक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर के नौकरी भी कर सकता है, रोजगार भी कर सकता है, किसी पद पर नियुक्त हो सकता है। चलिए, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं। हरियाणा का नागरिक देश के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सकता है, पर नायब सिंह जी हरियाणा के नागरिक को, हरियाणा के युवा को हरियाणा में नौकरी नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भाई? हमारे बच्चे क्या बाहर जाके मजदूरी करने के लिए, विदेशों में इलीगल तरीके से जाके वहां पे खप जाने के लिए हैं क्या? हमारे बच्चों को हरियाणा में, आपको 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है, सरकारी नौकरी 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। और इनको, ये युवाओं को क्या मिलता है? 1700 पोस्ट निकले तो 39 सीटों का रिजल्ट आता है, 600 पोस्ट निकले तो 150 सीटों का रिजल्ट आता है। बाकी सीटें खाली रख के ले कहां जाएंगे? मुझे सिर्फ इतना समझा देना है। चलिए, बेहद शुक्रिया अनुराग ढांडा जी। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता, जैसा आपने जिक्र भी किया था, सवाल पूछते हैं तो सवाल खुद भी पूछने लग जाते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष अपने तर्क रखता है, विपक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 शुक्रिया अनुराग ढांडा जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, क्योंकि देखिए अब चर्चा का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पक्ष और विपक्ष